इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की वैदिक सभ्यता की श्रृंखला अपनी चल रही है और इसमें हमने पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन को विस्तार पूर्वक देख लिया था कि किस प्रकार से सभा, समिति और विदथ जैसी संस्थाएं उस पर नियंत्रण रखती हैं राजा की शक्तियों पर, कि राजा निरंकुश ना हो पाए। अब आपको आज के इस सत्र के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि वैदिक काल से या ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसको उसी रूप में समझने का प्रयास करना कि किस प्रकार से एक मुखिया राजा में, एक जन राज्य में परिवर्तित होता है, एक लोकतांत्रिक सिस्टम का मनोनीत होने वाला व्यक्ति किस प्रकार से वंशानुगत अधिकार वाला सर्वाधिकार संपन्न निरंकुश शासक में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार से वो नियमित सेना रखना आरंभ कर देता है, किस प्रकार से वो नियमित एक स्थायी राजस्व व्यवस्था को थोप देता है अपने राज्य पर। तो जो हमने अब तक देखा, मैं सारी कहानी को वहीं से आरंभ आपके सामने करता हूं। जो देखा अभी तक वो ये था, यदि हम ऋग्वैदिक काल की बात आपके सामने एक बार उठा लें तो अभी तक जो समझा आप लोगों ने वो क्या था? ऋग्वैदिक पीरियड की जो बात थी वो ये थी कि राजपद वंशानुगत नहीं है, ये आपने देखा, राजपद वंशानुगत नहीं है, ठीक है साहब। दूसरा हमने देखा कि कोई नियमित सेना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नियमित राजस्व व्यवस्था। अब राजस्व व्यवस्था को जो आप आशय यहां पर वो निकाल सकते हैं कर व्यवस्था या टैक्स प्रणाली से, ठीक है साहब, वो नहीं है। राजा की निरंकुशता पर सभा समिति का या दखना, सभा एवं समिति का सभा एवं समिति का प्रभावशाली नियंत्रण है। क्लियर? क्योंकि राजनीतिक जीवन से ही सामाजिक जीवन नियंत्रित होता है। तो उसी संदर्भ में मैं एक बात और बतला दूं, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां बंधन रहित होकर सभा एवं समिति की कार्यवाही में साहब भाग ले सकती है। अब यदि आपने गंभीरता पूर्वक पिछले सत्र को ढंग से पढ़ लिया तो आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। लेकिन अब क्या होता है, असल में आप इस बात को समझिएगा कि जब छोटा जन था, जब जन का आकार छोटा था तो हर चीज पर नियंत्रण करना सरल था, सहज था, हर चीज को व्यवस्थित रूप में। लेकिन जब जन ने अपनी सीमाओं का विस्तार आरंभ कर दिया और अन्य क्षेत्र उसने जीतने आरंभ कर दिए, तो पक्की बात है जन से जो अवधारणा विकसित हुई वो निकली आपके सामने महाजनपद की, और फिर महाजनपद से जो धारणा निकली वो निकली, महाजनपद एक तरह से आप कह सकते हैं राज्य। फिर जो धारणा निकली वो निकली साम्राज्य की। तो पक्की बात है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में आपको आवश्यकता पड़ी अनेक योद्धाओं की,
स्वाभाविक बात है, चूंकि कबीला तो आपका छोटा है, तो आपका जो कबीला है, जो जो स्व स्व कबीला है, यहां पर बलपूर्वक योद्धा तैयार किए गए, जो आपका स्व कबीला है। लेकिन जिनको आपने जीत लिया, याद रखिएगा, जो आपका विजित हो गया प्रदेश, क्लियर, यहां से आपने युद्ध बंदियों को लड़ाकू योद्धा के रूप में, जो भी वहां के जो व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने समर्पण कर दिया, भर्ती किया होगा। पक्की बात है, इन लोगों की वफादारी राजा के प्रति अधिक होगी बजाय जिनको बलपूर्वक थोपा गया है। यानी कि जब आपने दूसरे जनों को जीत लिया तो एक सकारात्मक गंभीर परिणाम तो आपके सामने क्या निकल कर आ रहा है कि आपके साम्राज्य का विस्तार हुआ। जब साम्राज्य का विस्तार हुआ, स्वाभाविक है इस पूरी प्रक्रिया में, जब साम्राज्य का विस्तार हुआ तो आपको लूट का माल प्राप्त हुआ। लूट का माल प्राप्त होने का मतलब है कि आपके राजस्व संसाधनों में, याद रखना इस बात को, राजस्व संसाधनों में आपकी वृद्धि हुई। राजस्व संसाधनों में आपकी वृद्धि हुई, लूट का माल मिला। ऋग्वैदिक काल में तो स्थिति ये थी कि आपको लूट के माल को, यहां पर राजपद वंशानुगत नहीं है, तो यहां पर लूट का माल आपको रित की व्यवस्था में लगाना है, यानी कि उसका संवितरण करना है। लेकिन अब जब राजस्व संसाधनों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तो आपका आधे से अधिक जोर राजा का क्या है कि जो साम्राज्य विस्तार के फलस्वरूप जो योद्धाओं की आपको आवश्यकता हो रही है उसका क्या किया जाए, भरण पोषण किया जाए, उसको क्या किया जाए, संतुष्ट किया जाए। यानी कि आप अपने वफादार लठेतों का, वफादार लड़ाकू योद्धाओं का एक समर्थक वर्ग तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है, यदि मेरे स्व कबीले ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो ये वो लोग हैं जिनको मैंने हराया था और उनकी वफादारी मैंने खरीदी एक तरह से, तो इनका संतुष्ट होना आवश्यक है। अतः जो धन, जो लूट का माल पहले स्व कबीले में सम वितरण के द्वारा वितरित किया जा रहा है, जिससे रित की अवधारणा स्थापित हो रही है, कबीले में बंधुत्व की भावना है। इस रित की धारणा से ही तो आप सोचिएगा, स्व प्रेम, फिर स्व बंधुत्व, और यहीं से तो आपके विश्व बंधुत्व की भावना निकल रही है। क्लियर है? लेकिन अब राजा की स्थिति हो गई कि मुझे उन लोगों को पहले संतुष्ट करना है जो पूरी तौर पर मेरे प्रति वफादार हैं। इसमें आपके योद्धा वर्ग हो गए और आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी, जिसको कि आप नौकरशाही कहते हैं, जो मंत्रीगण, जो प्रशासक आप पर निर्भर हैं। तो स्वाभाविक है कि अब राजा ने अपने वफादारों का, समर्थकों का एक टोली तैयार करी। निश्चित तौर पे इनमें कुछ चाटुकार भी रहे होंगे। क्लियर? एक ऐसा वर्ग भी था इस समय, आपको मालूम है, 3 इस ऋग्वैदिक पीरियड में 3 आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं। इन 3 में एक तो है पुरोहित, एक है सेनानी और एक है ब्राह्मणी। राजा ने इन तीनों पदों को निश्चित तौर पर अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान, अपनी सत्ता की स्थायित्व के लिए प्रयोग में लिया होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, लालच या धन बल, जो भी उपहार, जो भी तरीका रहा होगा। ग्रामणी से यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपने ग्रामों से अधिक योद्धा मुझे दीजिए, मैं बदले में आपको जमीनों का अनुदान दे दूंगा। क्लियर? आपको विभिन्न महत्वपूर्ण पद दे दूंगा, धन। समझ में आ रही बात आपको? सेनानी से उम्मीद की जा रही है कि आप नेतृत्व करिए, जीत दिलाइए, साम्राज्य का विस्तार करिए
और अधिकाधिक लोगों जो हार गए हैं उनका समर्थन और भक्ति प्राप्त करिए। और पुरोहित से निश्चित तौर पर इस काल तक आते आते ये उम्मीद की जा रही कि जो जीत लिया गया, जो आपका प्रदेश है, उनमें मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, मेरा वैभव स्थापित करिए। तो अब वो बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, खर्चीले, बड़ी बड़ी पशु बलियों वाले, काफी ज्यादा संसाधनों वाले, काफी खर्चीले यज्ञों का, जिनमें राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करना चालू हुआ होगा। इससे पुरोहित के द्वारा अब यहां पर देवीय राजा का देवीय राजत्व स्थापित करने का प्रयास किया गया होगा। एक तरफ से ग्रामीणी स्व कबीले से भर्ती कर रहा है, सेनानी उस भर्ती से साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, रेवेन्यू प्राप्त कर रहा है, और जीते हुए प्रदेशों से और भर्ती कर रहा है, उन्हें पैसा दे रहा है, वेतन दे रहा है। इसके लिए पक्की बात है रेवेन्यू की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन योद्धाओं को एक तरफ पैसों को, बढ़ते हुए संसाधनों से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आप उनको वेतन दे रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये था कि आपने इस रेवेन्यू के फ्लो को बराबर बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप हमेशा युद्ध में नहीं रह सकते, तो अब आपने एक नियमित कर व्यवस्था अपने कबीले पर और जीते हुए प्रदेशों पर लाद दी होगी। किसके दम पर? जो योद्धा वर्ग, उसने एक समर्थक वर्ग तैयार कर लिया है। अब राजा ये कह रहा है कि मैं अपनी विवेक से, मैं अपने संसाधनों से आपकी सुरक्षा कर रहा हूं, आपकी संपत्ति की रक्षा कर रहा हूं, आपके जान माल की रक्षा कर रहा हूं, साम्राज्यों को जीत रहा हूं, तो मुझे अब अधिक धन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे इस नियमित, जो उसने अब एक तरह से अपना समर्थक वर्ग नियमित सेना के रूप में विकसित कर लिया, इसलिए उसने यहां पर आके राजस्व को नियमित करने के लिए कर थोप दिया। अब दो वर्ग विशिष्ट तौर पर तैयार हो गए उत्तर वैदिक काल में, अनुत्पादक और उत्पादक। अनुत्पादक नॉन प्रोडक्टिव, जिनमें राजा हो गया, पुरोहित हो गया, क्लियर है, लेकिन सेना और उसके परिवार और विश्व जो प्रमुख थे वो अब करदाता की श्रेणी में आ गए। अब उनका कर्तव्य हो गया कि जो पहले उपहार यहाँ ऋग्वैदिक काल में बलि के रूप में जो उपहार स्वेच्छा से राजा को दिया जा रहा है, अब वो बलपूर्वक थोप दिया गया, उसे नियमित बना दिया गया, उसे राजकीय आदेश से रेगुलराइज कर दिया गया है। अब वो एक नियम बन गया, कानून बन गया कि आपको देना, यू हैव टू पे, अब आपको अदा करना ही है। इस प्रकार से नियमित राजस्व व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ी, तो अब केवल 3 अधिकारियों से काम नहीं चलेगा। अब आपको 12 प्रकार के रत्निंग, जो आपको शतपथ ब्राह्मण से लेकर विभिन्न उत्तर वैदिक वांग्मय में, साहित्य में नजर आते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स को लागू कर दिया गया। इनके पद, इनकी योग्यताएं, इनकी अर्हताएं, इनके अधिकार और इनका वेतन उसी प्रकार से निर्धारित होता चला गया है। पक्की बात है, राजा निरंकुश हो गया, क्योंकि यदि डर या भय और आतंक नहीं होगा तो आपका कबीले में आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, और जिनको आपने हरा दिया, जो षड्यंत्रों में अंदर भी और बाहर भी जो शत्रु पनप गए, आप उन्हें दबा नहीं पाओगे। इसलिए अब आपको भय और आतंक के लिए एक तरफ पुरोहितों के द्वारा वैभवशाली खर्चीले यज्ञों का अनुष्ठान करके एक आपकी गरिमा में एक छवि ऑरा क्रिएट किया जा रहा है कि अब ये व्यक्ति सामान्य नहीं है तो हमारे अंदर से, लेकिन हमारे अंदर से भी वो है जिसको ईश्वर ने चुना है, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। तो ये व्यक्ति ईश्वर की इच्छा से इस पद पर आया है। इसकी इच्छा के विरुद्ध जाने का मतलब होगा ईश्वर को नाराज करना। क्लियर है? आप ईश्वर को पा सकते हैं इसके आदेशों की का अनुसरण करके। इस प्रकार से राजत्व का देवीय सिद्धांत यहाँ आरोपित किया गया कि राजा सामान्य में से ही है, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सर्वसत्ताधिकार है, वो ईश्वर के द्वारा चुना हुआ विशिष्ट व्यक्ति है, वो देवी गुणों से आरोपित है। क्लियर है? इस प्रकार से नियमित सेना, नियमित राजस्व आया। अब पक्की बात है, इस स्थिति में आप हर बार जब इतना साम्राज्य का आपका विस्तार होता चला गया, जन से महाजनपद से साम्राज्य बन गया, तो अब विधत सभा समिति जैसी संस्थाओं का क्या मायने रहा? इतने बड़े साम्राज्य की बैठक आप कैसे बुलाओगे? तो समिति का औचित्य नहीं रहा। क्लियर? अब राजा को कई प्रकार के छल कपट इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो अब आप हर बात के लिए वयोवृद्ध बुजुर्गों को, क्या पता आपके फेवर में डिसीजन दे ना दे, को बुलाकर आप वो रिस्क नहीं ले सकते, तो सभा का महत्व नहीं रहा होगा। विधत तो वैसे भी सबसे प्राचीन थी, तो इतना महिलाओं से पूछना, कारण कि अब सारा जो निर्णय है वो युद्ध क्षेत्र में तलवार के दम पर हो रहा है, तो वितरण वाली बात तो अब रही नहीं, तो रित की अवधारणा भी नहीं रही। सभा समितियों का आयोजन नियमित नहीं हो रहा है, क्योंकि अब राजा निरंकुश हो गया, वंशानुगत हो गया। अब वो सलाह नहीं मांगेगा, वो आपकी सलाह पर चलने के लिए आश्रित नहीं है,
वो आपकी सुनेगा, लेकिन करेगा वही जो उसको प्रैक्टिकल नजर आएगा, जो उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी सत्ता को और अपनी जनता को वो। तो अब छल कपट षड्यंत्र सबका सहारा लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सभा समिति का वो महत्व नहीं रहा जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रख सके। अब राजा स्वेच्छाचारी हो गया है, अब वंशानुगत हो गया है, और उसको वंशानुगत अधिकार प्रदान करने में उसका सबसे समर्थक जो वर्ग है वो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के रूप में सामने आ रहा है। इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा का पद जहां पहले गैर वंशानुगत था, वंशानुगत हो गया। राजा की निरंकुशता पर जहां पहले सभा समिति विदत का नियंत्रण था, अब सभा समिति विदत का कोई महत्व ही नहीं रहा। महिलाएं पहले भाग लिया करती थी, अब महिलाएं पुरुषत्व का प्रतीक बन गई है कि जीती हुई स्त्रियों को हम कितना अपने रनिवास में रखते हैं, हम कितने विवाह करते हैं, हमारे वैवाहिक संबंध किस तरह से हो रहे हैं, कितने वैभवपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। अब स्त्रियां आपके लिए आपकी विलासिता की सामग्री बना दी गई है, आपके वो शक्ति का प्रतिरूप बना दी गई है। वैवाहिक संबंधों को अब केवल वासना मिटाने का जरिया नहीं है, वो आपकी शक्ति प्रदर्शन का भी जरिया बन गई कि आप किन किन लोगों को जीत कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। कितने लोग आपके सामने स्वेच्छा से आप गुप्त काल में इसको गुरुत्व मंदक जैसी नीतियों के तहत देखोगे, जब आप समुद्रगुप्त की कई प्रकार की नीतियों को देखते हैं वो, लेकिन वो काफी अभी तो हजारों साल बाद का वो इतिहास है। कुल मिलाकर जो हम कहना चाह रहे हैं कि जहां पहले कबीले के अंदर अब नियमित सेना नहीं थी वो हो गई, नियमित कर व्यवस्था नहीं थी वो हो गई, नौकरशाही ना थी वो हो गई है। अब बलि का कोई महत्व नहीं रहा, बलि का स्थान अब भाग और भोग जैसे निश्चित यानी कि कुल उपज का 1/6 हिस्सा अब राजस्व व्यवस्था के रूप में बिल्कुल नियमित कर दिया गया है, बिल्कुल आरोपित कर दिया गया है। मैं समझ रहा हूं कि अब आपको बेहतर समय समय पर अब आप यज्ञों का आयोजन करके जनता के मध्य में अपना इस प्रकार से राजत्व का सिद्धांत लागू किया गया, एक प्रोटोकॉल बना दिया गया। अब राजा को राजपद गरिमामय राजपद में आरोपित करके उसको आम जनता से अलग कर दिया गया, उसके रहने का स्थल महलनुमा होने लगा, भव्यपूर्ण होने लगा। एक प्रोटोकॉल निर्धारित हो गया कि अब आप राजा के से सहज नहीं मिल सकते हैं, मिलने के अपने तरीके होंगे, किन किन चरणों से आपको गुजरना होगा। इस प्रकार से राजा जो ऋग्वैदिक काल में जन के मुखिया के रूप में नजर आ रहा है, अब वो सर्वाधिकार संपन्न निरंकुश शक्तियों से, देवी शक्तियों से लेस, वंशानुगत अधिकार वाला एक राजकीय पद से सुशोभित व्यक्ति बना दिया गया है। इतना बड़ा एक अंतर आपको हमें नजर आता है उत्तर वैदिक काल तक आते आते। उम्मीद करता हूं कि ये जो तमाम चीजें आपने समझी है बहुत अच्छे से, आपको बहुत क्लियर कट अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहा ऋग्वैदिक काल से लेकर जब हम उत्तर वैदिक काल तक पहुंच रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ विशिष्ट जानकारी देता हूं विदत सभा और समिति से संबंधित। क्लियर? क्योंकि उन संस्थाओं के बारे में एक बार आप यहां तक की बात को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट होता हूं क्योंकि जरूरी है इन चीजों को देखना और समझना। ये बेहद इसलिए भी जरूरी हो जाता है कारण कि जब तक आप विस्तार से इन चीजों को नहीं समझोगे तब तक बड़ा मुश्किल होता है उस पूरी प्रक्रिया को का हिस्सा बन पाना, उस पूरी प्रक्रिया को स्वाभाविक तौर पर समझ पाना। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए। फिर मैं उन तीनों संस्थाओं को विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं जो संस्थाएं आपके सामने हैं। जब आप यूपीएससी के मेंस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो या जहां पर एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर वहां पर आपका थॉट प्रोसेस, बहुत चिंतन जो प्रक्रिया बड़ी सृजनात्मक और क्रिएटिव होनी चाहिए, वरना आपका उत्तर लीक से हटकर नहीं बन पाएगा। जब तक लीक से हटकर नहीं बनेगा आप ऐसे राइटिंग में मारे जाओगे, आप सामान्य अच्छे मार्क्स लाकर अपनी सीट को सिक्योर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो हमने तीन संस्थाओं की यहाँ बात करी थी। एक तो है सभा, मतलब एक तो है सबसे प्राचीन विदत, ठीक है साहब। एक है आपके सामने सभा एवं एक है हमारे सामने समिति। विदत के बारे में हम लोग देख चुके हैं, मैं दोबारा बतलाता हूं। सबसे प्राचीन, ये सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, ये राजनीतिक संस्था है, सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था है। सभा का आकार छोटा है, इसका आकार विशाल है। क्लियर है? ये बेसिकली उस जमाने में न्यायालय की भूमिका में है, न्यायालय की भूमिका में। इसमें आपके जन के जो वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिक होते थे, जो जन होते थे, वो इसमें सम्मिलित
हुआ करते थे। ये छोटे सभा एक छोटे आकार की संस्था थी, इसका राजनीतिक महत्व असल में कम था। क्लियर? बेसिकली इसका सभा का राजनीतिक महत्व कम था। ये एक तरह से परामर्शदात्री न्यायिक संस्था के रूप में क्रियान्वित थी। समिति जो थी वो यूं समझ लीजिएगा कि आप समिति को यूं ले सकते हैं कि ये विशाल आकार की, बड़े आकार की, पूरे कबीले की अपनी एक प्रतिनिधि संस्था थी जो नीतिगत विषयों के बारे में जानकारी लिया करती थी। क्लियर? विशाल आकार की, संपूर्ण जन की राजनीति के नीतिगत फैसलों को क्रियान्वित करने वाली संस्था थी। लेकिन समिति का आयोजन इतना सरल नहीं था, संपूर्ण जन को इकट्ठा कर पाना। इस बात को आप लोग समझिएगा, जितना कि सभा को आहूत करना ज्यादा आसान था। इसीलिए सभा उस जमाने में यूं समझ लीजिएगा एक तरह से ऋग्वेदिक लोकतांत्रिक संस्था अर्थात ऋग्वेदिक संसद के रूप में कार्य करती थी, जहां चुने हुए वयोवृद्ध नागरिक जहां पर बैठते थे, आहूत होते थे। इसका जो अध्यक्ष था सभा का, याद रखना, सभा का जो अध्यक्ष था, सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाया करता था। और इसके जो सदस्य होते थे सभा के, वो सभासद अथवा सभासीन कहलाया करते थे। सदस्य जो वयोवृद्ध नागरिक होते थे, सभासद एवं सभासीन कहलाया करते थे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? सभा महत्वपूर्ण संस्था थी। सभा के रक्षकों को सभापाल के नाम से जाना जाता था। अब आप सोचिएगा ये कितना महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहा है। जो सभा के रक्षक थे, जो गार्ड्स थे, वो याद रखिएगा, वो सभापाल कहलाया करते थे। सभा के संचालन हेतु विशिष्ट विनिर्दिष्ट नियम या विनियम हुआ करते थे। सभा न्यायालय का भी कार्य करती थी, जबकि समिति को आप जन या विश्व की प्रतिनिधि संस्था के रूप में हम लोग कह सकते हैं समिति को। क्लियर? लेकिन ये उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनका महत्व तिरोहित हो गया। सभा समिति, मैं समझता हूं कि समिति का आयोजन बेसिकली लूट के माल के बाद राजा के द्वारा जो सम वितरण करके पूरे कबीले में, पूरे जन में, पूरे विश्व में जो रित की अवधारणा स्थापित करने के लिए होता था, वहां विशिष्ट महत्व था समिति का। और यह कार्य सभा के नियंत्रण में, सभा के निर्देशन में होता होगा, इसीलिए सभा को संसद कहा जा रहा है। क्लियर है मामला? आप इस चीज को यदि मैं एक ग्राफ के द्वारा बतलाऊं तो यूं देखिएगा कि ये तो हो गई आपकी, ये संपूर्ण हिस्सा हो गया आपका समिति। अब होता क्या था कि जो युद्ध में लूट का माल लाया जा रहा है, उसको समिति के अंदर, समिति क्या है? असल में जन प्रतिनिधि संस्था के रूप में है। जन या विश्व,
तो युद्ध के लूट के माल को अब आप सारी बात को समझिएगा, को आप इस सभा के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से आप यहां पर, अब समझ लीजिएगा सारी बात को, यहां पर यानी कि समिति के अंदर सभा के निर्देशन में संवितरण करके रित की स्थापना कर रहे हैं। तो सभा असल में वयोवृद्ध नागरिकों की नियमनकारी संस्था थी, जिसको आप ऋग्वैदिक संसद के रूप में भी व्याख्यायित कर सकते हैं सभा को। क्लियर है? सभा की यदि मैं आपके सामने और बात रखूं तो सभा का जो अध्यक्ष था वो सभापति कहलाता था, जो सदस्य थे वो सभासद अथवा सभासीन के थे, और जो इनको पूरी तौर पर जो प्रोटेक्ट करते थे यानी कि रक्षक, वो सभापाल कहलाया करते थे। तो जहां समिति संपूर्ण जन की विशाल आकार की प्रतिनिधि संस्था, वहीं पर सभा का आकार एक तरह से छोटा था। और ऋग्वैदिक काल के अंदर ये संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रणकारी संस्था के रूप में कार्य करती थी। इन दोनों ही जगहों पर आप विशेष तौर पर ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित पाते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये संस्थाओं का महत्व घटता चला गया। स्पष्ट है, राजा निरंकुश हो गया, राजा स्वेच्छाचारी हो गया, राजा सर्वाधिकार संप्रभुता संपन्न हो गया। So right now there is no need to be regulating body like sabha, samiti and vidat in especially in later Vedic period. अब वहां आपको आवश्यकता नहीं पड़ी है। आप इसको ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। हम फिर अपनी बात को और आपके सामने आगे बढ़ाते हैं। अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपके सामने से क्या कहते हैं स्क्रीन आउट हो जाता हूं। अब हमें देखना है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश की गई है, नौकरशाही एक तरह से, वो उच्च पदाधिकारी, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, वो उच्च पदाधिकारी कहला रहे हैं रत्निन। नहीं, मैंने रत्निन गलत लिखा है बिल्कुल ही। अरे वो पदाधिकारी कहला रहे रत्निन। रत्निन का अन्य नाम आपको वीर भी प्राप्त हो रहा है। रत्निन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये रत्न धारण करते थे अपनी उंगलियों में। ये बेसिकली उच्च पदाधिकारी थे। रत्न धारण करने वाले उच्च पदाधिकारी, जिनकी याद रखना कुल प्रमुख संख्या आपको 12 प्राप्त होती है, और इनका जो स्रोत है 12 रत्निन का, वो है तैत्तिरीय, ब्राह्मण ग्रंथ एवं तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें आपको उच्च पदाधिकारी के रूप में 12 रत्निन आपको प्राप्त हो रहे हैं। 12 रत्निन के अलावा अधिकारियों का एक समूह युक्त भी कहलाया करता था। युक्त भी, ये रत्निन के अलावा सामान्य अधिकारी थे। तो जो आप युक्त, अमात्य जैसी संज्ञा मौर्य काल में देखते हैं, वो कोई विशिष्ट नहीं थी, वैदिक परंपराएं चलती रही थी।
तो मैं जो बात कर रहा हूं अभी तो उत्तर वैदिक काल के 12 रत्निन की बात कर रहा हूं जो वीर भी कहलाते हैं। अब ये जो आपको 12 रत्निन प्राप्त हो रहे हैं, देखो इनमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी तो है ही से, लेकिन अब पट्ट महिषी के रूप में प्रधान स्त्री का महत्व भी बढ़ गया है और युवराज का भी महत्व बढ़ गया है। तो आप देखिएगा, पुरोहित, पट्ट महिषी, युवराज, सेनानी, एक अधिकारी, एक रत्निन के रूप में सूत। सूत का बड़ा ही महत्व हम पाते हैं। युवराज तो सक्सेसर या डिसेंडेंट या जो उत्तराधिकारी होता वो है। सूत जो राजा का सारथी है, ये सेना का नायक भी है। सेना का प्रमुख तो सेनानी हो गया, असल में रथ सेना का नायक है सूत। प्रधान सूत राजा का सारथी होता था। ग्रामणी हम देख ही चुके हैं, छठा ग्रामणी, ये हम देख ही चुके हैं। एक और अधिकारिता प्रतिहार या द्वार रक्षक अथवा दोवारिक, जिसको क्षता या क्षति भी कहते हैं। सातवां क्षता या क्षति या दोवारिक भी आप कह सकते हैं। जो द्वारपाल है, जो प्रतिहार है, जो रक्षक है। एक और व्यक्ति है द्यूत अधिकारी, अक्षावाप। आप उत्तर वैदिक काल में जुआ या जिसको द्यूत कहते हैं वो आप बहुत ज्यादा उसको उसका आप हम क्या कहना चाहिए उल्लेख पाते हैं। असल में अक्षावाप द्यूत अधिकारी नहीं, आय व्यय का निरीक्षक अधिकारी भी था। लेखाधिकारी, इसको गणनाध्यक्ष भी कहा गया है। पालागल विदूषक, पालागल विदूषक जो कि राजा का सलाहकार भी था, उसका मनोरंजन करने वाला अधिकारी के रूप में नजर आता है। संग्रहिता, संग्रहिता, भागदूत, गोविकृत, तो पालागल हो गया, संग्रहिता हो गया, भागदूत हो गया और आपका गोविकृत हो गया। ये कुल 12 रत्निन या वीर हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब इनके बारे में देखिएगा। पुरोहित आप जानते हो एक तरह का धार्मिक सलाहकार भी आप कह सकते हैं, आप राजगुरु भी कह सकते हैं। पट्ट महिषी जो कि महारानी है, युवराज जो कि उत्तराधिकारी है, सेनानी जो कि सेना का प्रमुख है, सूत जो कि राजा का सारथी या रथ सेना का नायक या प्रधान है, ग्रामणी हम देख चुके ग्राम का मुखिया है, क्षता क्षति या द्वारिक जो कि द्वारपाल, प्रतिहार या हमें द्वार रक्षक के रूप में हमें नजर आता है। अक्षवाप ये द्यूत अधिकारी, जुआ खेलने वाला, खिलाने वाला मतलब, और इसको गणना अध्यक्ष यानी कि आय व्यय का लेखाधिकारी, गणना अध्यक्ष माना गया है। पालागल विदूषक जो कि राजा का मित्र, जैसा आपने अकबर बीरबल के बारे में सुना होगा, तो बीरबल क्या था, विदूषक ही था। संग्रहिता
जो कि असल में कोषाध्यक्ष, जो राजस्व व्यवस्था के तहत जो नियमित कर का संग्रहण यहां पर हो रहा है, उस कोष का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष, भागदूत, इसको अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री उस जमाने में माना गया है। याद रखिएगा, अर्थ मंत्री अथवा वित्त मंत्री गोवीकृत, जो कि प्रधान वन संरक्षक है, क्योंकि जंगलों का बड़ा महत्व था, आर्थिक भी और सामरिक भी। प्रधान वन संरक्षक, आप इनको बहुत आराम से, जो 12 रत्न आपके सामने पूरी एक सूची के रूप में है, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। इन 12 रत्नों के अलावा जो निम्न पदाधिकारी थे वो युक्त कहलाया करते थे, और 2 प्रांतीय अधिकारियों की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये 2 प्रांतीय अधिकारी कौन कौन से हैं, इनको मैं आपको बतलाता हूं। उसके पहले आप लोग यहां तक की बात को अच्छे से, जो 12 रत्न आपके सामने रखे गए हैं, इनको खूब विस्तार से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं बार बार कि आपको इसके बाद मुझे लगता है कि किसी प्रकार के कोई लिटरेचर को पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। स्थपति, इन 12 रत्नों के अलावा प्रांतीय स्तर पर स्थपति और शतपति, शतपति जो 100 गांवों का के समूह का अधिकारी है। स्थपति जो असल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक है, जिसको कि न्यायाधीश भी कहा गया है। स्थपति एवं शतपति। शतपति असल में सौ गांवों का प्रधान अधिकारी कहलाता है, और स्थपति जो है ये असल में स्थपति सीमांत प्रदेशों का प्रशासक है, इसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी पुकारा गया उत्तर वैदिक काल में। सीमांत प्रदेशों का प्रशासक, याद रखना, इसे उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये, फिर मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूं, यहां तक की बात को आप आराम से विस्तार से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिना किसी हेजिटेशन के। आपके लिए बहुत काम का ये मैटर होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब राजकीय जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक जो राजकीय व्यवस्था थी संपूर्ण वैदिक काल में, जिसमें आप ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को सम्मिलित कर सकते हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा। अगले सेशन के अंदर में ऋग्वैदिक के अंदर प्रमुख जन कहाँ कहाँ वास करते थे, कौन कौन सी उनकी पहचान, आइडेंटिटी किस तरह की थी, कहाँ वो जन थे, आगे जाकर क्या वही महाजनपद में कन्वर्ट होते हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से इनके बीच में प्रमुख संघर्ष हुए, युद्ध लड़े गए, उन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को हम अगले सत्र में आपके सामने रखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।